हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टेक्निकल टॉकिंग। दोस्तों आपका स्वागत है आपके चैनल टेक्निकल टॉकिंग में। दोस्तों हमारे साथ आज हमारे जहाज के चीफ ऑफिसर हैं और आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे मर्चेंट नेवी आखिर होती क्या है और कुछ इनका प्रोस्पेक्टस क्या है मर्चेंट नेवी के बारे में। हालांकि ये कई साल से सेलिंग कर रहे हैं तो कुछ इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये चीज़ कैसी है, कैसी नहीं है, क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। चीफ साहब, बहुत ही मुश्किल से आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि पहले आप अपने बारे में मुझे बताइए कि आपने कैसे क्या शुरुआत की, कहाँ पे आपको क्या क्या है। तो मेरा नाम सागर कौशिक है। मैं बेसिकली देहरादून से बिलोंग करता हूँ और शुरुआत मेरी इसी तरीके से हुई थी कि मेरे भाई ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी। उसने एक इंस्टीट्यूट नोएडा में ज्वाइन किया जिसका नाम है IMI ज्वाइन करने के बाद जब मैंने मर्चेंट नेवी की बारे में कहानियाँ सुननी शुरू करी तो मेरे को भी उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आया। दोबारा मैंने इस चीज़ के लिए कोशिश करी थी 2003-2004 में, जब मैंने 12th के एग्ज़ाम पास कर लिया था। एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर मैंने कुछ कंपनीज में इंटरव्यू दिए एंड लकीली मेरा मर्स लाइन में सिलेक्शन हो गया। तो चीफ, जैसा कि आपने बताया कि आपने एग्जाम पास किया उसके बाद आपको सिलेक्शन हुआ, तो क्या आप बताना चाहेंगे कौन सा एग्जाम पास किया, या फिर अगर ऐसा हो कि उस समय कोई और एग्जाम हो और आज के समय वो एग्जाम चेंज हो गए हों। हाँ, विद टाइम अब तो रिक्वायरमेंट काफ़ी चेंज हो गई है। उस टाइम पे अलग सिनेरियो था। अगर कंपनी सेलेक्ट कर रही है, इंटरव्यू ले रही है, तो वो आपके लिए एटीट्यूड टेस्ट लेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी, वो आपका क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे आपका इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चेक करेगी, आप ठीक से बोल पा रहे हैं कि नहीं, आप हेल्दी हैं कि नहीं। वो तो एक तरीके से इंटरव्यू में ही इंक्लूडेड होता है। लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि करीबन 12,000 बच्चा इंडिया में बैठा था फर्स्ट लाइन का एग्ज़ाम देने के लिए और उसमें से करीबन 64 का सिलेक्शन हुआ था। तो मतलब कि वो रेशो बहुत छोटा है सिलेक्शन के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड टॉप ऑफ दैट वो ये नहीं बोल रहे कि आप 90% 95% PCM में लेके आइए 12th में तभी आपको बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्मार्ट होने चाहिए। तो ये केवल डेक वाला प्रेफर करता है या फिर इंजन, या फिर सबके लिए एक ही चीज़ है? इंटरव्यू प्रोसेस डेक और इंजन दोनों के लिए सेम है, लेकिन आपको उसके लिए एलिजिबल होने के लिए, उस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। जैसे इंजन के लिए हो सकता है कि आपको बेसिकली PCM की भी रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे हम डेक पे थे तो हमें PCM की रिक्वायरमेंट थी हमारे लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए था, उसमें आपके 65% अबव होने चाहिए और उसके बाद आपको जो कंपनी है उसका रिटर्न एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। रिटर्न एग्ज़ाम में बेसिकली वही एप्टीट्यूड एटीट्यूड वगैरह के बारे में पता करता है आपका, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब 2 दिन इंटरव्यू चला था, 2 दिन के बाद जो है फिर फाइनली सिलेक्शन हुआ था 12,000 बच्चों में से कुछ 64 बच्चों में। तो चीफ, अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने ज्वाइन किया होगा तो श्योर है कि डेक कैडेट के रूप में ज्वाइन किया होगा। तो डेक कैडेट से लेके आप अभी चीफ ऑफिसर हो, तो अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही? एक्चुअली मैंने डेक कैडेट के रूप में ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा। मैंने ज्वाइन किया था एज ए डुअल कैडेट। तो मैं बेसिकली एक डेक कैडेट प्लस एक इंजन कैडेट का मिश्रण था, जो कि हमारी कंपनी इस चीज़ को ट्राई करना चाह रही थी। उस टाइम पे हम लोग पहला ही बैच थे जो एज ए डुअल कैडेट बाहर निकले थे। अब काफ़ी टाइम तक हम डुअल ही रहे। तो जैसे आप पूछ रहे हैं जर्नी कैसी रही, जर्नी मेरी इस तरीके से ही शुरुआत हुई थी कि मैं करीबन 5 साल तो कैडेट ही रहा। 5 साल? उस 5 सालों में मैंने अपना क्लास 5 इंजन लाइसेंस भी पास किया और क्लास 3 डेक लाइसेंस भी पास किया। मैंने सारे एग्ज़ाम सिंगापुर से ही दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दी थी और हम लोग बेसिकली वहाँ फ्री में पढ़ रहे थे। तो खाना पीना रहना सब कुछ कंपनी ने उनको प्रोवाइड करके दिया था। तो आप चूंकि इतने लंबे साल से इस प्रोफेशन में हो, तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि मर्चेंट नेवी के कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं? फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। बेसिकली शुरुआत करे जाए तो सबसे बड़ा मोटिव इंसान का मर्चेंट नेवी में आने का यही होता है कि उसको पैसा अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है, कई लोग होते हैं इंटरेस्टेड कि हमें घूमने फिरने को मिलेगा।
तो अगर आप उस तरीके से अपना जीवन बिताना चाहते हैं कि आपको घूमने फिरने को मिले वर्ल्ड वाइड, आपको एक तरीके से। तो अभी तो फिलहाल कोविड में ये संभव नहीं दिख रहा है। अभी तो हाँ, अब तो 3-3.5 साल हो गए हैं, अभी तो कोई बाहर नहीं जा पा रहा है। बेसिकली अभी हम लोग पोर्ट पे जाते हैं, वहीं से वहीं वापस आ जाते हैं, बाहर कोई नहीं जा पाता। लेकिन इसमें बुराई भी कुछ नहीं है जी बिल्कुल। मतलब अगर बाहर नहीं जा रहे हैं आप तो एक्चुअली इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ताकि बाकी जो जहाज पे है उनकी भी सेफ्टी रहेगी। तो एज सच बुराई कुछ नहीं है, ये टाइम भी चला जाएगा, फिर वापस वही टाइम आ जाएगा जब लोग आराम से बाहर घूम सकते हैं फ्रीली। तो ये तो मर्चेंट नेवी के फायदे हो गए। अब हमारी ऑडियंस से जानना चाहिए कि मर्चेंट नेवी के नुकसान क्या होते हैं, इससे आपको क्या लगता है कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे हो इससे? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि हमें अपनी फैमिली से इतने टाइम तक दूर रहना पड़ता है। जी बिल्कुल। काफ़ी होते हैं त्यौहार निकल जाते हैं जो आप अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते हैं। बच्चों के जन्मदिन, आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, मैंने उसका जन्मदिन आज तक नहीं मनाया। ये सबसे बड़ा नुकसान है मर्चेंट नेवी का। जी बिल्कुल, मतलब ये होता ही है, आप अपने फैमिली से बहुत दूर रहते हैं। और कम्युनिकेशन के नाम पे अब तो भगवान की कृपा है, हम सबके पास इंटरनेट है, तो हम रोज़ अपने घर पे बात कर सकते हैं। लेकिन वो भी टाइम हमने देखा है जब कुछ नहीं था, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं होता था। आप 20-20, 22-22 दिन में किसी पोर्ट पे पहुंच रहे हैं, तब आपने वहाँ पर सिम कार्ड खरीद के अपने घर पे कॉल कर लिया। ये भी दिन होते थे। फिर सिर्फ ईमेल कर लिया। अभी हम इंडिया से हैं, इंडिया में 2003-2002 में एक घर में कंप्यूटर होना बड़ा रेयर हुआ करता था। तो हमारे घर वालों को तो यूज़ भी नहीं करना आता जी। तो अगर हम उनको ईमेल करेंगे भी तो वो देख नहीं तो पाएंगे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली उस टाइम पे कम्युनिकेशन के लिए तो सिर्फ फ़ोन था। अब तो चलिए काफ़ी अच्छा हो गया है कि हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं। तो हमने ये सुना है और बहुत सारी मूवीज वगैरह हमारी ऑडियंस या फिर हम खुद अगर देखते थे पहले तो देखते थे कि समुद्री डाकू होते हैं, पायलट्स होते हैं। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है, कुछ ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है, तो अभी भी ये एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और ये रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बेसिकली इसमें यही है कि उनको और ऑप्शंस मिलते रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। ऑप्शंस एज इन जो लोग उनको मैनेज कर रहे हैं वो बहुत बड़े, उनके लिए ये बहुत बड़ा व्यापार है। तो जितना पैसा इस चीज़ में इन्वॉल्व है, आई थिंक ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और तो अगर किसी नए बंदे को ज्वाइन करना होगा मर्चेंट नेवी, या तो डेक साइड से या तो इंजन साइड से, तो आपकी पहली सलाह उसके लिए क्या रहेगी? ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो यही है, आप अपने आप को दिमागी रूप से तैयार कीजिए कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। ये एक फैंटेसी लाइफ नहीं है, एक बहुत मेहनत की ज़िंदगी है जिसमें आपको अपने घर बार से बहुत दूर रहना पड़ता है। माना आप पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे, पर उस पैसे को कमाने के लिए आपको पूरे दिन भी काम करना पड़ सकता है। इसमें कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपके फिक्स्ड रनिंग मतलब वर्किंग आवर्स हैं कि आपको 8 घंटे ही दिन में काम करना है, ऐसा नहीं है। मेरे को कई बार ऐसा होता है कि आज भी 14-14, 15-15 घंटे में रोज़ काम करता हूँ, तब सब कुछ कंट्रोल में रहता है। हाँ, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि आपकी ड्यूटी जो है एज ए चीफ ऑफिसर क्या होती हैं? एज ए चीफ ऑफिसर मैं नेविगेटिंग ड्यूटीज़ रखता हूँ 2 बार दिन में, जो कि है 4 बजे से 8 बजे तक सुबह और 4 बजे से 8 बजे तक शाम को। उसके अलावा 8 बजे नाश्ता करने के बाद मेरी ड्यूटी ये होती है कि मैं डेक वर्क अलॉट करूँ सारे डेक क्रू को, जहाँ जहाँ मेंटेनेंस होना है, और उनको सुपरवाइज करूँ। जी ठीक है। तो तो आपके पास अगर कुछ फ्री टाइम बचता होगा जैसे ड्यूटी के बाद, तो आप केवल आराम करते हो या फिर आपके कोई और शौक है जिन्हें आप पूरा करते हो, अगर आप शेयर करना चाहते हो हमसे? शौक तो है जी, वो मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूँ। हाँ, आपने मुझे बताया था कि आप म्यूजिक कंपोज करते हो, शायद आपका कोई यूट्यूब पे चैनल भी है। हाँ। तो उसके बारे में आप बताओगे ताकि बाकी लोग जानेंगे और बाकी लोग आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, आपके चैनल पे जा पाएंगे। जी, तो एक म्यूजिक चैनल मैंने बनाया हुआ है अपना यूट्यूब पे, जिसका नाम है सागर द सेलर। सागर द सेलर। तो गाइज आप लोग जाइएगा सर के चैनल पे और जाके देखिएगा, और वहाँ भी आप कोई भी क्वेश्चन इनसे करिएगा तो वहाँ भी आपकी ये पूरी हेल्प करेंगे। तो आगे जानते हैं इनसे इनके चैनल के बारे में। हाँ, तो उसमें मैं बस बेसिकली जो मेरे को गाने अच्छे लगते हैं उनको मैं अपने ही एक रिकॉर्डिंग सेटअप है मेरे पास, सब कुछ है
उस रिकॉर्डिंग सेटअप पे मैं अपने तरीके से उसको गाने को रिप्राइज करता हूँ, गाता हूँ, और वो रिकॉर्डिंग जो है फिर मैं उसके बाद उसको यूट्यूब पे डालता हूँ, और काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ पे सारे सेटअप ले जाने में दिक्कत नहीं होती, आप आराम से उसे कैरी करवाते हो? टू बी ऑनेस्ट, ये वाला सेटअप मैंने जहाज पे पहली बार कैरी किया है, क्योंकि इससे पहले जो, अब तो सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट आ गई हैं, इससे जी। पहले जो मेरे पास सेटअप था वो बहुत ज़्यादा रूम लेता है। तो अभी इस बार मैंने ये छोटा एक सेटअप लेके आया हूँ और काफ़ी अच्छा चलता है, तो इस बार प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा कि फैमिली रिएक्शन क्या था? फैमिली रिएक्शन मैं दो तरह से जानना चाहूंगा आपका। एक एज ए ड्यूअल कैडेट जो आपने शुरुआत की थी, और अभी दोनों टाइम में फैमिली का जो रिएक्शन है वो क्या है, क्या फर्क आया है? फैमिली का रिएक्शन तो हमेशा से एक ही रहा है। घर वाले तो हमेशा से यही बोलते हैं कि यार कितना दूर चले गए। ऑब्वियसली मेरे साथ भी होता है ये। हाँ, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो हमेशा यही बोलते हैं कि ज़रा सा पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत, कितना दूर परिवार से रहना पड़ता है। बट इन दी एंड ये भी चीज़ समझने की है कि ये चीज़ मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, इन लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जी बिल्कुल। तो ये थोड़े टाइम की मेहनत है, उसके बाद फिर जो कमाया है उसका फल बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। तो आने वाले समय अपने आपको आप कहाँ देखते हो? क्या लगता है आपको कि आने वाले 5-6 साल, आने वाले 10-20 साल में आप कहाँ पे होगे? आप ये जॉब क्विट कर दोगे, या फिर कहीं आप पढ़ाने जाओगे, या फिर आप सिंपल रिटायरमेंट लेके घर बैठोगे? नहीं, आने वाले 5 सालों में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं कैप्टन प्रमोट हो चुका हूँ और किसी वेसल को कमांड कर रहा हूँ। छोड़ने के बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं है। जब तक एनर्जी है तब तक काम करते रहेंगे। जब तक ताकत है तब तक काम करेंगे, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट हमारी कंपनी में सीनियर ऑफिसर के कॉन्ट्रैक्ट इतने लॉन्ग भी नहीं है, 3 महीने के। जी 3 महीने के। तो 3 महीने आपकी सेलिंग होती है, फिर आप छुट्टी कितने दिन की रहते हो? 3 महीने की छुट्टी, तो 3 ऑन और 3 ऑफ करते 3 हो? ऑन 3 ऑफ करते हैं। तो शिप के कुछ रूमर्स भी होते हैं, जैसे कि खाना अच्छा नहीं मिलता है, सी फेरर्स केवल फिश खाते हैं समुद्र से पकड़ के, और भी कई सारे केवल सी फूड खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ घूमते नहीं हो, केवल तुम बस पैसा कमाते हो, कुछ काम तुम नहीं करते, केवल तुम पैसा कमाते हो। फिर कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे लाइफ बोरिंग होती है, दिन भर आपको केवल वही पानी पानी और पानी देखना है। तो इस बारे में आप कुछ बताइए कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है, खाना अच्छा नहीं मिलता है? शुरुआत करेंगे खाने से ही। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो हमें जहाज पे मिलता है खाना, ये शायद घर पे भी लोगों को नहीं मिलता हो। जी। देखिए, मैं एक वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन, इससे आपका एक सवाल तो पूरा आंसर आपको मिल ही जाएगा कि सी फूड खाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको जहाज पे हर चीज़ प्रोवाइड होती है, मिल्क प्रोडक्ट से लेकर वेजिटेबल्स, मीट, हर एक चीज़। हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, और आपको कोई फोर्स नहीं करेगा इस चीज़ के लिए कि आपको नॉनवेज खाना है। ऐसा कोई कुछ नहीं है। मेरे को सेल करते हुए 20 साल होने को है। 20 साल हो जाएंगे। 2003 में मैंने एज ए कैडेट शुरुआत करी थी, और 2023 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया। तो 20 साल आप मान के चलिए हो गए। 2023 भी लगने वाला है, सॉरी। तो अब इन इतने सालों में कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने नॉनवेज खाने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता था अंदर से ही। तो कई बार तो खाने को लेकर ये होता होगा कि आपको इंडियन कुक नहीं मिल रहा है, आपको किसी अदर नेशनलिटी का कुक मिल रहा है, तो फिर आपको वहाँ पे कुछ दिक्कत महसूस नहीं होती है? दिक्कत होती है, बिल्कुल होती है। आपको अगर मैं इस बार ऐसा हुआ है कि इत्तेफाक से मैं दूसरी बार ही सिर्फ इंडियन चीफ कुक के साथ सेल कर रहा हूँ। मतलब आपने अभी तक जितनी बार भी सेल की हुई है, सारे के सारे आपको अदर नेशनलिटी ही मिले हैं? मेरे को फिलिपिनोस और डेनिश चीफ कुक्स ही मिले हैं। तो ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं। हमारे देश में कॉन्टिनेंटल खाना बड़ा रेयरली खाया जाता है। हमें चटपटा खाना बहुत पसंद है। तो हमारा थोड़ा क्यूजीन जो है इन लोगों से अलग है, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो खाने के लिए तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। अगर आप इस लाइफ को चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि ये थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस हैं जो आपको अपने दिमाग में मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं करते, वो लोग केवल एक देश से दूसरे देश घूमते होते हैं, तो क्या ये सच है? क्योंकि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में केवल ये देख के कि बंदा घूम रहा है, बंदा रील्स बना रहा है, तो हम भी केवल जाएंगे और घूमेंगे। तो क्या सच में ऐसा होता है, केवल बंदे घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत का काम है, और बहुत इसमें डेंजर भी बहुत है। खतरे वाला काम है। खतरे वाला काम है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा
आपको एक चेयर पे बैठ के काम करने को मिल रहा है, 4 घंटे कंप्यूटर पर बैठे और हो गया दिन का काम, ऐसा नहीं है। इसमें आपको हाथ की मेहनत भी लगी। तो हाथ की मेहनत जहाँ तक बात है, तो हम ये मान सकते हैं कि जितने क्रू होंगे, अगर हम शुरुआत में ये काम ज्वाइन करते हैं तो हमें अपने हाथ से काम करना है। लेकिन क्या एज अ चीफ ऑफिसर आपको भी अपने हाथ से काम करना पड़ता है, या फिर आप केवल कंप्यूटर वर्क ही करते हो? मेरा काम बेसिकली अब इस रैंक पे मेरा काम बेसिकली मैनेजमेंट का है, पर ये एक मिथ है कि आप केवल कंप्यूटर पर बैठे रहेंगे और मैनेज करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अभी भी आपको कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो आप जाते हो और जाके क्रू के साथ काम करते हो। और इससे आपको एक अंदर से एक वो क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपका क्रू मोटिवेट होता है उस चीज़ से। अगर आप अपने क्रू के साथ जाके हाथ पैर चलाएंगे तो आपका क्रू मोटिवेट होगा। बिल्कुल। कि जब हमारा चीफ में इतनी मेहनत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, पहली बात तो एक पॉजिटिविटी रहती है, एक सेफ एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि जो भी हो रहा है मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मेरे को पता है क्या गलत है क्या नहीं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को सब पता है, पर एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लाइफ बोरिंग होती है, हमेशा केवल समुद्र के बीच में केवल पानी देख रहे हैं और कुछ नहीं है, जहाज पे घूम रहे हैं, 150 मीटर की जहाज, 200 मीटर की जहाज है और केवल पानी ही देख रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप बोरिंग फील करते हो? नहीं, आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि बोरिंग फील नहीं की है, कई बार ऐसा भी हुआ है जो तब तो हमारी उम्र भी ऐसी कुछ 17-18 साल की। मतलब अगर हम नए ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि हम कुछ बोर फील करें। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, हो सकता है आपको ये लाइफ अच्छी ना लगे, आप ये सोचे कि अरे मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये लाइफ अपने लिए चूज कर ली। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन फैक्ट यही है कि जब आप एक जहाज पे आ जाते हैं तो हम 24-25 लोग जो इस जहाज पे हैं, ये परिवार बन जाता है। और अगर आप अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह सकते तो बेसिकली फिर आप कहीं खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है। ये बात तो दिल को छू गई कि एज चीफ ऑफिसर आपने कहा कि ये परिवार है, तो ये अच्छी बात है। तो चीफ, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आप बताना चाहते हैं अगर तो बताइए। इसमें वैसे एक्चुअली छुपाने वाला कुछ नहीं है, ये बेसिकली आजकल तो सारी जगह पे स्टैंडर्ड सैलरी होती है। तो अभी डिपेंडिंग ये होता है कि जैसे जो नए लोग हैं जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ। कई जगह पे ऐसा होता है कि आप वॉइस कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं। बेसिकली आप एक कंपनी में एक आपको वॉइस कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप 4 महीने उस जहाज पे रहेंगे। उसके बाद आपको जो कंपनी है उन 4 महीनों में आपको सैलरी पे करेगी, बट बाकी जब आप घर पे रहेंगे तब आपको कुछ पेमेंट नहीं मिलेगी। और दूसरे तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं एक मर्स लाइन का परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को पूरे साल तनख्वाह मिलती है, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे मैं जहाज पे हूँ। तो डिपेंडिंग, अब आप ये भी समझ सकते हैं कि जो वॉइस कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं उनकी तनख्वाह जो इन हैंड आती है वो थोड़ी ज़्यादा आती है, और जो हम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं उनकी सैलरी कम रहती है। बट बेसिकली ऐसा ये सोच भी सकते हैं कि आप जब घर पे रह रहे हैं तो वही आपको उतनी तनख्वाह दोबारा आ जाती है। तो अभी जितना मेरे को मालूम है, एज पर स्टैंडर्ड चीफ ऑफिसर की तनख्वाह जो है करीबन $8,000 है। $8,000 जी, तो आप उसको मान सकते हैं कि अभी के हिसाब से 6 लाख हो गया। आप 80 रुपये $8.80, हाँ, तो लगभग 6 लाख के आसपास 6 लाख रुपए करीब आपको तनख्वाह मिलती है। तो मेरे को वो तनख्वाह डिवाइड होके मिलती है पूरे साल में, और जो जहाज पे रहते हैं उनको वो 6 लाख रुपए एक साथ एक महीने के मिल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सैलरी से रिलेटेड कि 6 लाख तो अभी आपका चीफ ऑफिसर है, अगर आपने शुरुआत में ज्वाइन किया होगा उस समय आपकी सैलरी कुछ और रही होगी, तो उस समय की जो बात अलग है, अब तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं। तो अगर कोई बंदा अगर आज के समय ज्वाइन करता है, तो वो डेक साइड हो या इंजन साइड हो, तो एक सैलरी क्या होगी जो कि हम कह सके कि नहीं औसत सैलरी है? तो एज अ 3rd ऑफिसर जब आप अभी कैडेट को तो स्टाइपेंड ही मिलता है, कैडेट को जो स्टाइपेंड मिलता है वो $400-500 तक मिलता है। वो सिर्फ एक जेब खर्ची है। बेसिकली वो ट्रेनिंग पे उन्होंने कमाना शुरू नहीं किया है। लेकिन जब वही कैडेट एक 3rd ऑफिसर की तरह डेक पे अपना करियर शुरू करता है तो शायद उसकी तनख्वाह करीबन $2700-2800 के आसपास होनी चाहिए। और फिर वो प्रमोट हो जाता है, उसकी तनख्वाह $3,200 एज अ सेकंड ऑफिसर। कई कंपनीज जो होती हैं, जैसे अगर आप कंटेनर, जैसे हम तो कंटेनर शिप पे सेल कर रहे हैं, अगर आप किसी को टैंकर शिप पे
देखेंगे तो ये सैलरी थोड़ी हाई हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर टैंकर अलाउंस वगैरह भी मिलता है। तो यहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग आते हैं ये सोच के कि मर्चेंट नेवी में हम जाएंगे तो हम पैसा अच्छा कमाएंगे, और अपने यहाँ इंडिया में बहुत सारे एजेंट भी ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि आप ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, या फिर आप ये मेरे पास आओ, मेरे को इतने रुपए दो, आपको मैं लेके जाऊंगा, आप 2 लाख 3 लाख महीने कमाओगे। तो क्या एजेंट लोग ऐसी जॉब पे आपको या ऐसी जहाज पे आपको भेज सकते हैं जहाँ पे आपकी सैलरी शुरुआत में ही 2 लाख या 3 लाख महीने की हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, पहली बात तो ये एजेंट्स के चक्कर में कभी पड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर आपको कई जगह पे ये मिलता है कि हम लोग एजेंसी हैं, हम लोग आपको शिप पे चढ़ा देंगे, और कई लोग ऐसा भी होता है कि नौकरी के लिए ये सब करते हैं, जिसको वो सर्विस चार्ज बोलते हैं, बेसिकली वो रिश्वत है। तो अगर आप किसी एजेंट को 2 से 3 लाख रुपए देके किसी कंपनी में किसी जहाज पे चढ़ रहे हैं जस्ट अपना सी टाइम कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें आपके साथ धोखाधड़ी भी बहुत हो सकती है, पहली बात तो कभी ये एजेंट्स वगैरह के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट कंपनी के रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कीजिए। चीफ, मेरा तो यहाँ पे मानना ये है कि अगर हम 2 लाख दे के किसी बंदे को जहाँ पे चढ़ना चाह रहे हैं, तो हम उसी 2 लाख में कुछ पैसे जोड़ के या फिर उस 2 लाख में जो कोर्स होता है वो कोर्स किसी डीजीसीपी के अप्रूव्ड कॉलेज से कोर्स करें और उसके बाद हम जहाज ज्वाइन करें। क्या ये भी सही है रास्ता? एक्चुअली जहाज चढ़ने का रास्ता ही यही है। हम आप बिना STCW कोर्सेज करे जहाज पे चढ़ नहीं सकते। जी। तो बेसिकली अगर आपने वो कोर्सेज नहीं करे हैं और कोई एजेंट आपको ये कह रहा है कि मैं फिर भी आपको जहाज पे चढ़ा दूंगा, तो बेसिकली वो आपको ठगना चाह रहा है। दूसरी बात, जब आपने ये सब कोर्सेज कर लिए हैं, डीजीसीपी के अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, और आपके पास प्रीसी का सर्टिफिकेट भी है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से प्रीसी का कोर्स किया है, प्रीसी ट्रेनिंग कोर्सेज, प्रीसी ट्रेनिंग कोर्सेज, जब आपने ये सारे STCW रिक्वायरमेंट्स पूरी करी हुई हैं, तो आप डायरेक्ट ही किसी भी रिक्रूटिंग एजेंट और नॉट ऐसे ये वाला जो एजेंट है, इनमें फ़र्क ये है कि रिक्रूटिंग जो कंपनीज होती हैं उनके पास एक RPSL नंबर होता है। वो RPSL नंबर डीजी शिपिंग ही आपको प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली आपको गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एक ऑथेंटिकेशन है कि आप जो है रिक्रूटमेंट कंपनी है। तो अगर आप उस चैनल के थ्रू मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं एक शॉर्टकट मारने की, तो उसमें आपको 2-3 लाख रुपए का नुकसान भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो छोटा अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है ये नुकसान ज़्यादा भी हो। तो इसको फॉलो करने का एक बेसिक चैनल है, आप वो उस चैनल को फॉलो करेंगे, आप पाइपलाइन में एक बार घुस गए तो दूसरी तरफ से निकलेंगे ज़रूर। तो ये स्लो प्रोसेस भी हो सकता है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन मेरा है कि आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, आप किस कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी जो है कितनी बड़ी है, छोटी है, या क्या भी चीज़ें उस कंपनी में, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, तो मैं 2003 से ही मर्स लाइन के लिए काम करता हूँ। मर्स लाइन कंटेनर्स में सबसे बड़ी कंपनी है, और इसी कंपनी ने मेरे को स्पॉन्सरशिप दी है, इसी कंपनी ने मेरे को रिक्रूट किया है। मेरे लाइसेंस क्लियर होने के बाद इसी कंपनी ने मेरे को जॉब दे दी थी, और इसके अलावा मैंने एक्चुअली किसी दूसरी कंपनी के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। श्योर। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि नए ज्वाइनर्स जो हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो मेहनत करें या क्या करें, कैसे हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके हिसाब से क्या चीज़ होनी चाहिए? जी, अगर आप लोग सोच के बैठे हैं कि आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, तो आप इस चीज़ को आप प्लीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि ये कोई फैंटेसी लाइफ नहीं है, ये एक बहुत मेहनत की ज़िंदगी है। आपको मेहनत करने का ही पैसा मिल रहा है, और इसलिए ही आपकी तनख्वाहें ज़्यादा है। आपको डेंजरस एनवायरनमेंट में जीना है, आपको उस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी, आपको घर से दूर रहने की आदत डालनी पड़ेगी, और फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, कभी भी आपको काम पे बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक फिक्स टाइम दिया गया है कि आप अभी काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप पोर्ट पे रहते हैं तो आपको कभी भी बुला सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें थोड़ा फन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी मिलना चाहिए, तो ये बहुत एक एक्साइटिंग जॉब है। एक्साइटिंग एज एन आपको जो भी आप नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, ये उस जॉब से सबसे अलग है, और आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो आपको एक नॉर्मल जॉब में और बैठ के किसी चेयर पे बैठ के या कंप्यूटर पे काम करके नहीं मिलेगी। ये आपको बहुत आगे, आई मीन आप अपने आप देखेंगे, आप जो है आपका जो प्रोसेस है इस चीज़ में,
आपको बहुत सारे चीज़ें आपको ऐसी देखने की मिलेंगी कि आपको लगेगा कि यार ये शायद मैं कभी पहले नहीं कर सकता था, पर अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन बहुत मिलता है आपको ये वाला जॉब करने से। लेकिन हाँ, इस चीज़ का आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि आपको अपने घर से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, और जितने टाइम आप अपने घर से दूर हैं उतने टाइम आपके लिए बेसिकली काम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो आप काम कर रहे हैं उससे बाकी जो आपके साथ लोग, जो आपका जो जहाज का जो परिवार है, वो उस काम की वजह से सेफ फील करेंगे। जैसे कि मैं रात के टाइम जब 4 से 8 की ड्यूटी करता हूँ, जहाज चलाने की, बेसिकली नेविगेटिंग की ड्यूटी जब मैं करता हूँ, तो अगर मैं अपनी ड्यूटी ठीक से ना करूँ तो बेसिकली मैं बाकी लोगों की ज़िंदगी को भी दांव पे लगा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो जब तक आप अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हैं तब तक आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप सिर्फ नॉर्मल चैनल्स के थ्रू ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए और प्रोग्रेस आपको इसमें अपने आप देखने को मिलेगी। अगर आप एजेंट्स के थ्रू आने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे हर्डल्स पार करने पड़े, और उसमें आपको मॉनेटरी नुकसान भी बहुत हो सकता है। तो जो नए लोग मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, आप बिल्कुल आइए और एंजॉय कीजिए इस लाइफ को। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको सारे जवाब का आंसर मिल गया होगा यहाँ पे, और अगर आपका कोई और सवाल भी है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। हम चीफ से उनका क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे और आपको मैं बाद में बताता रहूंगा उसके बारे में। और फिर से मैं आप पे क्लियर कर दूं कि सर का भी एक चैनल है सागर द सेलर नाम से, आप वहाँ पे जाइएगा, आपको वहाँ पे सर के बनाए हुए कुछ म्यूजिक देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे आपकी कोई क्वेश्चन होगी, कोई आपकी क्वेरीज होगी तो आप डालिए कमेंट बॉक्स में, सिर्फ वहाँ भी आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे अपने टाइम से आप फ्री होइएगा, आप वहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन होगा तो नीचे आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।